हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों का ही एक हिस्सा है। तो अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, संस्कृत का आपसे दूर दूर तक नाता नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि संस्कृत स्टूडेंट के लिए। वर्णों के उच्चारण स्थान से एक दो सवाल देखने को मिलते हैं। जिनको आता है तो उनके रिविजन के लिए ये अच्छा हो जाएगा, और जिनको नहीं आता है, जो भी नए हैं, तो उनके बेसिक से वो सीख सकते हैं। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं अपने वीडियो को, और वो भी पहले एक श्लोक के साथ। तो आप भी मेरे सारे श्लोक को पढ़िएगा। श्लोक है, अष्टौ स्थानानि वर्णानां उरः कंठः शिरः तथा जीवामूलं च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान को 8 भागों में बांटा गया है, जो कि है उर, कंठ, शिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। इन 8 वर्गों में वर्णों का उच्चारण स्थान को बांटा गया है। अब आप पूछेंगे कि भाई वो कौन कौन से उच्चारण, वो कौन कौन से स्थान है। तो वो है उच्चारण स्थान हमारे ये हमारे जो वर्ण का उच्चारण स्थान है उनको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, इन सब में बांटा गया है। मैंने यहाँ पे उन्हीं वर्णों के उच्चारण स्थान को रखा है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि इन्होंने तो यहाँ बहुत से कम से ही लिखे हैं, और भी होते हैं। तो हाँ, और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम से रिलेटेड है मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो सबसे पहला हमारा जो उच्चारण स्थान है तो कंठ आता है। ठीक है, तो कंठ में मैंने आपको एक तरफ स्वर दे दिए हैं, एक तरफ व्यंजन, एक तरफ अंतस, एक तरफ ऊष्म दे दिए हैं। इन्हीं वर्णों से ही तो हमारा पूरा उच्चारण स्थान इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम स्वरों की बात कर लेते हैं। भाई स्वर में सबसे पहले क्या आता है? आ ई। अब आप कहेंगे उ आता है, आपने तो यहाँ री लिख दिया। तो मैंने री इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको ये सीरियल जरूर याद रखना है, खास तौर पर ये कंठ, तालु और मूर्धा वाला जरूर याद रखिएगा। दंत से जो उच्चारण स्थान होते हैं वो हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, ओष्ठ वाले भी पकड़ लेते हैं, नासिका वाले भी पकड़ लेते हैं, कंठ वाले भी पकड़ लेते हैं। पर सबसे ज्यादा हमें जो प्रॉब्लम होती है ना, वो हमारी प्रॉब्लम होती है तालु और मूर्धा में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यही आपका सीरियल होता है, आप हमेशा यही सीरियल रखिएगा, आपका फटाक से वहां पर आंसर सही हो जाएगा। तो मैंने इसलिए पहले यहाँ पर मूर्धा को रखा, और मूर्धा से आने वाले पहले शब्द को भी यहाँ पर वर्ण को भी रख दिया। तो पहला जो हमारा कंठ से निकलता है वो तो हमारा हो जाता है आ। ठीक है, तो हम वैसे भी जानते हैं आ हमारा कंठ से निकलता है। अच्छा, अब हम इसकी कंठ की व्यंजन भी याद कर लेते हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से कंठ वाले हैं। तो जब आपको मैंने पहला वर्ण परिचय पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 5 वर्ग बताए थे, जो कि थे कवर, चवर, टवर, तवर और पवर। इन्हीं वर्गों को अब यहाँ पर हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के उच्चारण स्थान से जानेंगे। तो क वर्ग में आप जानते ही होंगे कि क, ख, ग, घ और अंगा, ये क वर्ग का जो व्यंजन के जो वर्ण होते हैं कि हमारे कंठ से बोले जाते हैं। तो जब भी आपको क वर्ग का कोई भी वर्ग दिखाई दे, ठीक है, कोई भी वर्ग, पांचों मतलब वर्ण जो होते हैं उनमें से कोई भी वर्ण दिखाई देगा तो वो आपका कंठ से उच्चारित होगा। ठीक है, अब भाई हमारा अंतस्थ यहाँ पर कोई व्यंजन नहीं होता है। ठीक, हमारा ऊष्म वर्ण एक आता है, आपको मैंने शल ऊष्म वर्ण भी बताए थे वर्ण परिचय में। तो ऊष्म वर्ण आपने कुछ पता होंगे ना, श, श, स, ह। तो यहाँ जो आखिरी वाला था उसको आप सबसे पहले कर दीजिए। हा आखिरी में आ रहा था ना, फोर्थ आ रहा था, बेचारा वहां पे फोर्थ था, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर फर्स्ट कर दिया। तो हा जो है वो भी हमारा कंठ से बोला जाता है। इसके अलावा जो हमारे विसर्ग जो होते हैं, ठीक है, विसर्ग, तो वो भी हमारे कंठ से बोले जाते हैं। आप कोई भी विसर्ग से लगा हुआ शब्द बोलिए, जैसे रामः, श्यामः, विद्यालयः। तो आप जानते ही हैं कि विसर्ग जो होते हैं वो हमेशा स्वर के बाद ही लगा होता है। ठीक है, तो स्वर के बाद जब हम बोलते हैं तो छोटे आ का ही आता है, और तो आप कहाँ पे आ रहा है? आ रहा है हमारा कंठ में। तो इसलिए वर्ण जो विसर्ग जो होगा वो भी हमारा कंठ में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर विसर्ग लगा हुआ कोई शब्द आपसे दे दिया और आपसे पूछा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो आप उसको बोलिए और उसमें देखिएगा, अगर आ का उसमें आखिरी में आ रहा है तो फिर वो आपका कंठ से हो जाएगा। ठीक, तो कंठ आपका हो गया। आ स्वर, का वर्ग व्यंजन, अंतस कोई होता नहीं, ऊष्म वर्ग इसमें हा जो होता है वो इसमें आ जाता है। ठीक,
तो ये हा आ गया। दूसरा हमारा आता है तालु। अब ई तालु। तालु मूंधा जरूर याद रखिएगा। तो दूसरा हमारे स्वर ई आके बाद ये आता है ना, तो ई। फिर चवर्ग, ये आपको सीरियल पता ही होंगे, कवर चवर टवर तवर पवर। तो चवर्ग, चवर चा छा जा जा इया। फिर यहाँ से हमारे अंतस्थ वर्ण शुरू हो जाते हैं। उसमें पहला कौन सा हमारा वर्ण आ जाता है, या रा ला और वा। तो इनको तीन बिल्कुल साथ ही में रहते हैं, बिल्कुल इनकी पक्की दोस्ती है। बेचारे वा को जो है अलग कर दिया इन्होंने, खैर कोई बात नहीं, वा को अलग कर दिया, लेकिन इसके पास 2 की शक्ति है। ठीक है, तो हमारा तालु का जो अंतस्थ वर्ण होता है वो होता है पहला या। ठीक है, यानी कि अंतस्थ वर्ण का पहला जो या होता है वो हमारा बोला जाता है तालु से। और अब यहाँ से हमारा ऊष्म वर्ण का शा शा शा, ये तीनों शा एक साथ ही आते हैं। ठीक है, ये तीनों शा एक साथ ही आते हैं और यहाँ पे ये तीनों भी एक साथ ही आए। याद कर लीजिए, तालु मूर्धा और दंत। तो तालु से आपका फटाक शा हो जाएगा, मूर्धा से आपका फटाक से सा हो जाएगा षटकोण वाला, और दंती से आपका सा हो जाएगा। जैसे ये सा तो आप वैसे भी बोलेंगे ना, सपेरा सपेरा सपेरा, तो ये दंती से वैसे भी निकलता है। ठीक है, सपेरा। तो ये तो आपको जाए, यही 2 वाले शाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप तालु और मूर्धा को नंबरिंग याद कर लीजिए। नंबर 2 पे हमेशा तालु रखिए और नंबर 3 पर हमेशा मूर्धा रखिए। कभी भी आपका ना कि यारा लावा गलत होगा और ना ये तीनों शा गलत होंगे। ठीक, तालु आपके समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मूर्धा। तो मूर्धा री और बड़ी री। ठीक है, री और बड़ी री, तो ये हमारे हो गए स्वर। अब टवर, भाई कवर चवर और चवर के बाद टवर, तो ये भी हो गया मूर्धा में। अब या रा ला, तो या के बाद हमने या तो पढ़ी लिया, वो तालु का है। रा हो गया मूर्धा, और तीनों शा साथ ही में होंगे, तो षटकोण वाला शा भी हमारा आ गया मूर्धा में। तो ये हमारा ऊष्म वर्ण चलने लगा यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं दंती। तो दंती में पहला री, भाई स्वर है ना, आ ई उ री री, तो ये हमारे क्या होते हैं, 5 मूल स्वर होते हैं, तो वही का री हमारा हो गया दंती, ये हो गया स्वर। अब भाई हमारा का वर्ग हो गया कंठ से, चवर्ग हो गया तालु से, टवर्ग हो गया मूर्धा से, तो तवर्ग हमारा हो जाएगा दंत से। ला, ला अंतस्थ होता है, या रा ला वा, तो ला तीसरा वर्ण दंत, और यहाँ पे दंत। ठीक है, कंठ से हमारा कोई अंतस्थ वर्ण नहीं होते, हमारे अंतस्थ तालु से शुरू होते हैं। तालु मूर्धा और दंत पे ला होता है, और वा आगे अभी आखिरी में आपको बताऊंगी कि वा कहाँ पे आता है। ठीक है, तो वा हमारा हो गया ला हमारा हो गया दंत से। और ऊष्म वर्ण इसका आखिरी जो है वो है सा, सपेरा वाला सा, और ये दंत से बोला जाता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं ओष्ठ पे। ओष्ठ में उ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही आसान है, इजी है, और उ इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि पूछा जाता है अक्सर। मैंने सवालों एग्जाम्स के देखे हैं कि उसमें उ का ज़्यादा पूछा जाता है। तो उ ओष्ठ से। अब आखिरी हमारा बचा था पवर, उसको हमने ओष्ठ में रख दिया। इसमें कोई अंतस्थ वर्ण नहीं होता, ना ही इसमें कोई ऊष्म होते, क्योंकि ऊष्म तो हमारे ऊपर ही खत्म हो गए। अब हमारा क्या उच्चारण आता है, नासिका। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर वर्ग का जो आखिरी वर्ण होता है वो हमारे नासिका से उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा, च च ज ज इया, ट ठ ड ढ अणा, त त द द न, प फ ब भ म। तो ये जो भी आखिरी वाले थे ना, या अंगाड़ा नामा, ये सारे हमारे नासिका से बोले जाते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ कोई स्वर नहीं होते, अंतस नहीं होते और ऊष्म भी नहीं होते। ठीक है, ऊष्म तो कैसे होंगे, ऊष्म तो खत्म ही हो गए ना। हाँ, फिर आता है कंठ और तालु। तो कंठ तालु वाले में क्या होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, ए आई, बस स्वर ही होते हैं कंठ तालु में। अच्छा, आप कहेंगे ए आई ये कंठ और तालु में क्यों होगा? तो मैंने आपको जब कल बताया था संयुक्त अक्षर में, तो मैंने आपको बताया था ना कि आ जो होता है वो आ और ई के मदद से हमारा ए बनता है। हमने देखा है कि हमारा आ जो है वो कंठ से बोला जाता है और ई जो है वो हमारा तालु से बोला जाता है।
और इन्हीं दोनों के संयुक्त होने पर हमारा ए बनता है, इसीलिए आ और ई के मिलने से ये कंठ तालु हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कंठ और तालु दोनों को मिलाकर ए आए दोनों ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आ हमारा कंठ से है, ई हमारा तालु से है, इसीलिए कंठ तालु से ए आए हो जाता है। ठीक, और ए तो पता ही होगा, आ और ए मिलने पर बन जाता है आई। ठीक, तो इसलिए दोनों हो जाते हैं कंठ तालु। दूसरा हमारा है कंठ और ओष्ठ। अब कंठोष्ठ अब हमारा आखिरी में आ जाता है, आखिरी से दूसरा नंबर का आ जाता है कंठ और ओष्ठ। तो कंठ ओष्ठ में भी वही फॉर्मूला लगा है जो कंठ और तालु में लगा था, क्योंकि आ और ऊ हमारा कहाँ है, ओठ में, ओष्ठ में, और कंठ में हमारा आ, तो इसीलिए आ ऊ मिलकर ओ बनता है, इसीलिए ये कंठोष्ठ हो गया है। और आखिरी हमारा दंतोष्ठ, इसमें कोई स्वर नहीं होता, व्यंजन नहीं होता, ओष्ठ में तो होता ही नहीं, सिर्फ यारा ला वा का वा यहाँ पर दंतोष्ठ में होता है। वैसे भी आप वा को बोलेंगे तो इसमें दंत और ओष्ठ दोनों की मदद से ये वा बोला जाता है, तो इसीलिए वा को दंतोष्ठ में रख दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान। इसके अलावा मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देख लीजिए वर्णों के भेद, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि आपका आ ई री, मतलब छोटी री और बड़ी री, और ऊ, इन सब के 18 प्रकार होते हैं। ठीक है, इन सब के कितने प्रकार होते हैं, 18 प्रकार होते हैं। किनके, स्वरों के। स्वर में कौन से, आ ई री और ऊ। अब आप कहेंगे कि उसमें तो री भी होता है, तो री जो होता है वो हमेशा ह्रस्व ही होता है, री कभी दीर्घ नहीं होती है। तो आप ये याद रखिएगा, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा वर्ण कभी भी दीर्घ नहीं होता है, तो री जो होता है वो कभी भी दीर्घ नहीं होता है, जबकि आ ई री ऊ इन सब की दीर्घ भी होते हैं, इसलिए इनके 18 प्रकार होते हैं। पर क्योंकि री के दीर्घ नहीं होने से उसमें 6 जो प्रकार होते हैं वो चले जाते हैं, इसीलिए ये 12 प्रकार का हो जाता है। उसी प्रकार से ए आए ओ आओ ये कभी ह्रस्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं। तो इसी वजह से इनके भी 6 प्रकार नहीं होने से ये भी 12 प्रकार के हो जाते हैं। हमारे कात्यायन जी जो थे उन्होंने कहा था कि री और री समवर्णी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपने देखा ना, री के कितने होते हैं, 18, और री के कितने होते हैं, 12। अब क्योंकि ये दोनों समवर्णी हो गए तो इसीलिए इनके टोटल 30 भेद हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको रख दिए। अब कल मैं आपको एक वीडियो और दूंगी जिसमें इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस आप देखिएगा और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अपना भी आप देख पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप उसके लिए चिंता मत करिए, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, और जिससे कि मैं आपको उसके बारे में और भी बता दूंगी। आखिरी में मैं आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगी जो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बस आपसे एक ही आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से सच में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। तो इसी आशा के साथ में मैं आज का वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय।